नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2022 में फिजिक्स के पूछे गए क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के ताप 327 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है कि उसमें विकिरित ऊष्मीय विकिरण की दरों का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, T1 का मान दिया है 327। तो पहले इसको हम लोग केल्विन में बदलेंगे, तो इसमें 273 हम ऐड करेंगे। तो 273 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 3 2 5 600 हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अब T2 का मान दिया है कितना, 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 में हम क्या जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा। कह रहा है कि दो वस्तुओं का ताप दे दिया है इतना और इतना, उसमें विकिरित ऊष्मीय विकिरणों की दर क्या हो गया। तो देखिए बच्चों, विकिरण की दर जो है ना, ई माने होता है, ई कहिए चाहे आर कहिए, रेडिएशन जो है समानुपाती होती है टेम्परेचर के पावर 4 के होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर की बात आ रही है, तो E1/E2 निकालेंगे हम। E1/E2 तो क्या होगा, यहाँ पे T1/T2 हो जाएगा। और इसका पावर कितना है जी, तो दोनों का पावर 4 है, तो इसको हम होल 4 भी कर सकते हैं। T1 का मान दिया है 600 केल्विन और T2 का मान दिया है 400 के पावर क्या है, 4 है। तो इसको हम कटाएंगे तो 0 से 0 का खत्म, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि E1/E2 इक्वल टू 3/2 का पावर 4। तो 3 के पावर होता है 4 का मतलब होता है 81। ठीक है। और 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। तो 81/16 हो जाएगा जी। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि K2Cr2O4 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दिया है, K2Cr2O4 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या आपको बताना है, क्रोमियम का बताना है जी। ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड कैसा है, इसमें कोई चार्ज है नहीं है, तो कंपाउंड न्यूट्रल है। तो हम लिखेंगे 2K प्लस 2 गो क्रोमियम है तो 2Cr प्लस 4 गो ऑक्सीजन है तो 4O इक्वल टू 0। 2 का 2 पोटेशियम का होता है 1 तो 1 लिख दिया, 2 का 2 Cr का Cr, 4 का 4 ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0, +2 Cr और ये 4 दूना 8 इक्वल टू 0। तो अब जब इसको हल करेंगे हम तो क्या आएगा, तो 2 Cr और 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, यानी कि 2 Cr इक्वल टू 6, 2 3 6, यानी कि Cr का मान कितना हो जाएगा, +3। Cr का मान कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और 3/2 है। तो कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना। देखिएगा, अपवर्तनांक दिया है किसका, तो वायु के सापेक्ष जल का, वाटर का दिया है, वायु के सापेक्ष दिया है, कितना दिया है, 4/3। दूसरा, अब कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक दिया है वायु का सापेक्ष, तो अपवर्तनांक है कांच, यानी कि ग्लास का कांच है, वायु के सापेक्ष कितना है, 3/2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि आप कांच का जल के सापेक्ष निकालो। तो आपको अपवर्तनांक निकालना है कांच का और किसके सापेक्ष निकालना है, तो W यानी कि वाटर के सापेक्ष निकालना है। तो बच्चों, सापेक्षिक वाला अपवर्तनांक इसको तोड़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तोड़ेंगे तो जो पहले रहता है उसको ऊपर और जो बाद रहता है उसको ऊपर और जो पहले रहता है उसको नीचे। यहाँ पे लिख देंगे NW। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, NG का मतलब होता है, G का मान कितना दिया है, 3/2, 3/2/4/3, ये 3 कूद के ऊपर और ये 2 कूद के नीचे हो जाएगा। तो 3 × 3 और यहाँ पे 2 × 4, यानी कि 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 9/8। तो 9/8 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति जो है इतना डायोप्टर है, शक्ति कितना दिया है, +2 डायोप्टर। ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि उसमें बताइए कौन सा दोष है। तो सबसे पहले आपको लेंस पहचानना है कि कौन सा ये लेंस होगा, तब ना आप ऐसे पहचानोगे। तो देखिएगा, क्षमता जो है ना, उत्तल लेंस की प्लस आता है,
कौन से लेंस का प्लस आता है क्षमता? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की, वो प्लस होता है। तो बताइए उत्तल लेंस अगर किसी व्यक्ति के दृष्टि दोष में लग रहा है तो ये कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है उत्तल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 केजी की एक बंदूक से 20 ग्राम की, कह रहा है कि 8 केजी की एक बंदूक से 20 ग्राम की एक बुलेट, 20 ग्राम की एक बुलेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक के वापसी का वेग क्या होगा? देखिएगा, ये है बंदूक, ठीक है, और ये है गोली, और ये है गोली, ठीक है। अब देखिए बंदूक का जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल एम लिखेंगे, ये 8 केजी है, वेग नहीं दिया है, इस वेग को हम यू लिखेंगे, ठीक है। और इसका मास जो है ना, ये 20 ग्राम दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 20/1000, ठीक है, 1000 होगा। और इसका वेग दिया है कितना? 400 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है बंदूक की वापसी का वेग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि बंदूक का संवेग और गोली का संवेग आपस में बराबर होगा, तो एम यू बराबर एम यू। तो एम का मान है 8 बंदूक के लिए, और यहाँ पे यू, और यहाँ पे अगर हम गोली की बात करें तो 20 जो कटा भी, तो 2/100/4, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा? 8u बराबर 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो u का मान होगा 1, और ये निगेटिव में होगा, यानी पीछे भागता है, तो 1 हो जाएगा। बंदूक का वेग हमेशा जो है परिक्षेप जो है निगेटिव होता है, इस बात को याद रखिएगा, तो -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु समान गति 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है, वह 6 किलोग्राम की एक दूसरी वस्तु से टकराती है। देखिएगा यहाँ पे m1 का मान दिया है 4 केजी, u1 का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दिया हुआ है। एक दूसरा वस्तु है, इसका मास है 6 केजी, दूसरे 6 केजी के द्रव्यमान से एक वस्तु से टकराती है, और टकरा करके ना दोनों का वेग सेम हो जाता है। दोनों का वेग क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो बताइए कि वह वेग क्या होगा? देखिए जब भी कोई वस्तु टकराने के बाद उसका वेग अगर सेम हो जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो m1 u1 या v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम रखेंगे 4 × 10 प्लस 6 × 0। अब इसका कोई वेग नहीं दिया तो 0 हो गया, टकरा रही है 0 हो गया। अब m1 का मान दिया है 4 प्लस 6, और यहाँ पे v का v, तो हल करेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, इधर कितना होगा? तो 6 4 10, यहाँ पे 6 था ना जी, तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 भी, तो 10 से 0 कैंसिल, यानी v का मान हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, यानी आंसर क्या होगा? तो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति है, तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए शक्ति बराबर होता है, शक्ति का मात्रक अगर बात करें तो जूल इंटू सेकंड होता है, और 1 HP बराबर होता है 746। तो देखिए कह रहा है कि इंजन कितना न्यूटन का, ये गलत है। जहाँ पे जूल प्रति सेकंड दिया हुआ ये आंसर हो जाएगा। तो 1 HP अश्व शक्ति का मतलब होता है कि इसकी कार्य करने का जो दर है कितना होगा? 746 जूल प्रति सेकंड होगा। कह रहा है कि संवेग और बल के बीच संबंध क्या होता है? तो संवेग और बल के बीच संबंध होता है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहोगे कैसे? तो देखिएगा F ×
टी इजकल टू एम भी माइनस एम यू। तो अगर हम एफ निकाले तो एम भी माइनस एम यू तो नीचे टी हो जाएगा, और ये संवेग में परिवर्तन की दर है, डेल्टा पी बाई टी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध बताइए। तो कुल प्रतिरोध का वैल्यू होगा 1/5, 1/10 और 1/15। तो अगर लघुत्तम निकाले तो लघुत्तम होगा 30, 5 6 30, 10 3 30 और 15 दूना 30। तो 1/r इजकल टू 9 10 11/30। अगर हम r निकालेंगे तो 30/11। तो आंसर कितना हो जाएगा जी, 30/11, यानी आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दो प्रतिरोध क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध 50 ओम आ रहा है। मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 है। कितना है जी, तो 50 ओम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध इतना होता है, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 जब निकाला जा रहा है तो कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि R1 और R2 का मान क्या होगा। कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा मैथ का यहाँ पे फीलिंग आएगा। देखिए अगर आप इसको हल करते हैं तो R1 R2 अगर निकालेंगे तो R2 प्लस R1 आएगा, और ये 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, R1 R2 का मान कितना दिया, 50 दिया है, तो 50/R1 R2 और ये हो जाएगा 8। तो R1 R2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/50। कितना हो जाएगा जी, 8/50 नहीं, यहाँ पे 1/, हमको R लिखना चाहिए, 1/8 लिखना चाहिए, तो ये 1/8 और ये भी 1/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना होगा जी। तो इसको फिर से एक बार हम लोग लिखेंगे, देखिएगा कितना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बचे, 50 में 8 से गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, यानी 400 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है R1 माइनस R2 निकालना है। तो R1 माइनस R2 का फॉर्मूला जानते हो आप कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2 रूट अंडर। जब इसका वैल्यू हम करके निकालेंगे तो R1 R2 का मान हो जाएगा कितना, तो R1 R2 का मान होगा 30। तो ये है 30, समीकरण 2 हो जाएगा, और ये है समीकरण 1, इधर यहाँ पे था समीकरण 1। दोनों को जब हल करेंगे तो R1 का मान आएगा कितना, तो R1 का मान आएगा 40 और R2 का मान आएगा 10। तो 40 तक जहाँ होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से संबंधित होता है। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के नियम में जो है कौन सा वाम हस्त से संबंधित नहीं है, बताना है। तो देखिए फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम क्या है कि इनमें 3 उंगलियां होती है, माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। जो अंगूठा होता है, मान लेते हैं कि ये अंगूठा है, ये तर्जनी, ये माध्यमा और ये है तर्जनी। देखिएगा इसमें जो अंगूठा होता है चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, माध्यमा जो होता है ना धारा की दिशा को बताता है, और तर्जनी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये में क्षेत्र भी आ गया, बल भी आ गया और धारा भी आ गया। ये तीनों आगे कौन नहीं आता है, तो प्रतिरोध नहीं आता है, यानी आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा। देखिएगा वोल्ट मीटर का ना जो प्रतिरोध होता है वो एकदम उच्च होता है, यानी अनंत मान लो। तो जब इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो जब प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य उसी का कम होता है जिसकी आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो आवृत्ति सबसे अधिक होती है पराश्रव्य तरंग की, यानी आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पराश्रव्य तरंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होगा। कोई आपसे पूछेगा बताइए सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो रेडियो तरंग का।
अगर अधिक पूछेगा ना तरंग दैर्घ्य तो आप बताओगे रेडियो तरंग का, और कम पूछेगा तो प्रसरंग का। अगला क्वेश्चन कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है M1 M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है M1 इंटू M2 होती है M1 इंटू M2। तो M1 इंटू M2 किसमें है? समीकरण ये ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रिज्म है, आपतन कोण दिया है, ए का मान दिया है 60 और यहाँ पे अल्प विचलन कोण यानी कि यहाँ पे अल्प डेविएशन दिया है 38 नहीं होना चाहिए जी, 30 होना चाहिए, 38 डिग्री दिया, चलिए 38 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि अपवर्तनांक क्या होगा, यानी म्यू क्या होगा या एन क्या होगा। तो एन का मान होता है साइन ए प्लस डी एम यानी अल्प विचलन बट्टा 2 बाई साइन ए बाई 2। तो साइन ए का मान है 60 और ये 38/2 और यहाँ पे है साइन 38/2। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, आप इसको हल कर लीजिएगा और हल करने के बाद जब आप इसको हल करोगे तो आएगा इसको हल करोगे तो आएगा साइन 49 और साइन 30 आएगा। साइन 49 का मान होता है 0.74, ये गिवन होता है किताब में, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन आपके जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें गिवन होगा। और 30 का मान होता है 1/2 यानी कि 0.5। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 1.48 यानी 1.48 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट भी का मान दिया है 250 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो 30 दिन में कुल कितने यूनिट का खर्च होगा। तो यूनिट की संख्या निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि वाट माने होता है शक्ति, वाट गुणे घंटा, ठीक है, बट्टा 1000। अब भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 1000 है जी, ये नहीं है। तो चलिए 1000 है, 1000, ठीक है, ये नहीं। तो चलिए इसको जब आप हल करोगे तो कितना है 1000 गुणे 5 बॉल है ना, तो 5 हो जाएगा गुणे, अब 8 है लेकिन क घंटा चल रहा है तो 30 घंटा चल रहा है और 1000 से आप भाग दोगे। भाग देने के बाद आपका आंसर आएगा 120 यूनिट, यानी आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में मूल रंग कौन होता है। देखिएगा, मूल रंग को हमेशा त्रिभुज के शीर्ष पर रखा जाता है। एक होता है लाल, हरा और तीसरा होता है नीला। लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, ठीक है। कौन सा रंग होता है जी? तो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के मध्य रखी एक वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने का फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो n 360, थीटा का मान है 60 और ये 1 का 1 घटाएंगे तो 6 का 36, 6 माइनस 1 बोले तो 5, यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरे गैस की तुलना में 4 गुना है। तो कह रहा है कि एक्स का भार क्या होगा। देखो जी, एक गैस जो है ना, पहला गैस जो है वो हाइड्रोजन है और जो दूसरा गैस है उसका नहीं मालूम है कि ये गैस क्या है, तो मान लेते हैं कि ये गैस एक्स है, ठीक, एक्स गैस कह रहा है। इसमें विसरण का दर हम मान लेते हैं आर, तो इसमें विसरण की दर जो एक्स है उसके विसरण का दर क्या होगा? 4 गुना, यानी कि 4r। 4 गुनी है तो एक्स का मास निकालना है। तो अब पढ़े हैं R1, तो R1 ना हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एच रख देंगे, हाइड्रोजन बटा आर एक्स इक्वल टू क्या होगा? आर का मास बटा हाइड्रोजन का मास, रूट अंडर होता है। तो R1 का मान है
आर एच है, यानी कि आर एच यानी विचलन का दर कितना आर है, और यहाँ पे आर एक्स का मान कितना है 4r है, और यहाँ पे देखो आर एक्स का मान आपको नहीं दिया है, और आर एच का मान कितना होगा, हाइड्रोजन होगा तो H2 होता है, तो इसका मास हो जाएगा 2 रूट अंडर R1 से R1 कैंसिल, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा 1/4 बचा है, और ये x/2 बचा है रूट अंडर, जब ये उधर जाएगा रूट अंडर तो स्क्वायर होगा 1/4 का स्क्वायर बट्टा x/2। 2 कहाँ से आया जी, हाइड्रोजन गैस के विचरण की दर दूसरे गैस के विचरण के 4 गुना है, ठीक है 4 हो गया, तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो x 1 का 1 और 4 चौका 16, और ये x/2 4 के स्क्वायर 16 ना, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी x का मान होगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन और विचलन ऑप्शन दिया 4, 8, 16 और 32। कह रहे कि हाइड्रोजन के विचरण की दर दूसरी गैस के विचरण के दर से 4 गुना, दूसरी गैस की तुलना में कितनी है 4 गुना है, तो दूसरे का 4 होगा ना। ऑप्शन में तो 8 है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हाइड्रोजन H2 है तो इसका मास हो जाएगा कितना, ओहो यहाँ पे फॉर्मूला गलती पुट हो गया जी, फॉर्मूला को सही करें। फॉर्मूला को देखेंगे एक बार फिर से। तो इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला को फिर से इसको बना देते हैं। चलिए जी, अब इसको हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक गैस था हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो इसका विचरण हम मान लेते हैं कि R है, और दूसरा गैस क्या है तो ये X है, तो इसका विचरण का जो दर होगा वो कितना होगा 4R होगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे RH बाई RX निकालेंगे, तो मास लिखेंगे RMX/MH2 लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे R, तो देखिएगा इसका विचरण का दर कितना है तो R है, और इसके विचरण का दर कितना है तो 4R है, तो 4R हो गया, और MX का मान नहीं दिया है तो इसको X ही रहने देते हैं, और इसका मास 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। से गलत हो रहा है, फिर से गलत हो रहा है। देखा जाए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने में थोड़ा सा मिस कर रहा है कि हाइड्रोजन के विचरण की दर जो है ना दूसरी गैस के 4 गुनी है, तो ये देखिए गैस 2 है, एक गैस है हाइड्रोजन और एक गैस जो है वो क्या है तो X है, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के विचरण के दर दूसरी गैस के 4 गुना है, जो दूसरी गैस का विचरण का दर है उसको मानेंगे X, तो इसका विचरण का दर हो गया R, और यहाँ पे हाइड्रोजन का विचरण का दर जो है वो कितना है, अब हो जाएगा 4R, और हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे RH/RX इक्वल टू होगा MX/MH2 रूट अंडर, तो R1 का मान तो 4R है, और X का मान कितना है R है, और यहाँ पे MX के मान को मास नहीं मालूम है तो X ही रहने देते हैं, और इस हाइड्रोजन का मास होता है 2 रूट अंडर, R से R कैंसिल, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये x/2, तो अब हम x निकालेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा जी 32 हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक आवेशित कण
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तित होगा? कण की गति में, कि कण की ऊर्जा में, कि कण के पथ में, कि कण के आवेश में? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें किसमें परिवर्तन होगा? तो उसके कण के गति में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन है कि 60 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री वाले ताप वाले जल में डालने पर क्या होगा? कह रहा है कि एक बर्फ का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है, और उसको 0 डिग्री टेम्परेचर वाले जल में डाला जा रहा है, तो कह रहा है कि बताइए कि क्या होगा, इसमें परिवर्तन क्या होगा, आपको बताना है। तो कह रहा है कि पिघल जाएगा कि नहीं पिघलेगा, कुछ पिघलेगा, किस समय पर निर्भर करेगा, तो नहीं पिघलेगा, ऑप्शन होगा जी। कह रहा है कि पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, पृथ्वी पर जो सरल लोलक है उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा 2 पाई L/g। L/g पृथ्वी पर है, और जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई L/g, लेकिन किसके लिए? मून के लिए, ठीक है। समीकरण 2, दोनों को अगर हम भाग देंगे तो T1/T2 इक्वल टू होगा 2 पाई L/g, और ये होगा 2 पाई L/g, m हो यहाँ पे लिख देंगे। रूट अंडर होता है, कट गया, L से L भी कट जाएगा क्योंकि दोनों रूट अंडर में ही है, तो T1/T2 निकालेंगे तो Gm/g आएगा रूट अंडर में, ठीक है। आप जानते हो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 1/6 गुना। तो T1 का मान आवर्तकाल 2 दिया है, T2 नहीं दिया है। आवर्तकाल 1/6 होता है, तो 1/6, और नीचे जी का जी ऊपर रहेगा, नीचे भी जी से जी कैंसिल हो गया। 2/T2 और 1/6 का हम यहाँ पे 1/6 आपका बच गया। जब वर्गमूल निकालेंगे और टी का मान कैलकुलेशन करेंगे तो टी का मान कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 4.9। इसका आप 1/6 है, 1/6 के वर्गमूल निकालोगे और हल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? तो यहाँ पे विभव कितना है जी? 4 वोल्ट, ठीक है। और R1 का मान कितना है? 1, और R2 का मान कितना है? 3 ओम। तो टोटल R निकालेंगे तो 1 + 3 होगा, यानी कि 4 ओम होगा, ठीक है। तो कह रहा धारा क्या होगा? तो I बराबर होता है V/R, यानी कि 4/4, यानी कि 1 हो जाएगा। I का मान होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस का शक्ति जो है 6 डायोप्टर, यहाँ पे 1 मन देखिएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ऐसे। एक लेंस की शक्ति जो है 6 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप पढ़े हैं कि P बराबर होता है 1/f। तो अगर आपको f निकालना होगा तो 1/p, तो 1 का 1, ठीक है। सेंटीमीटर में निकालना है ना, तो ऊपर 100 कर देंगे, और f का मान कितना है जी? यहाँ पे 6, तो भाग देना, 6 एकम 6, ठीक है। 6 एकम 6 हो गया, 4 बचा, 6 6 36, 16.67 आएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP याद रखिएगा 746 वाट होता है, वाट के बराबर होता है, ठीक है। 746 वाट, 746 वाट बी होगा आंसर इसका। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, तो मछली को शूट करने के लिए निशाना कहाँ लगाएगा, बताना। जैसे कि आप पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन, तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई बर्तन जो है पानी से भरा हुआ है, या तालाब हो या बर्तन हो, तो इसकी वास्तविक गहराई थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो कह रहा है कि कहाँ निशान, मछली अगर नीचे है ना, तो
दिखाई कहाँ देगी, ऊपर दिखाई देगी, तली से ऊपर दिखाई देगी। तो कह रहे कि निशाना कहाँ लगाना होगा, मछली के कुछ ऊपर कि मछली के कुछ नीचे कि मछली के कुछ दाईं ओर की बाईं ओर, तो मछली के नीचे लगाएंगे। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। और 1 जूल बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। तो कह रहा है इसको कैलोरी में बदलो। तो कैलोरी में बदलने के लिए हम करेंगे क्या कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 में भाग देंगे 4.2 से। तो भाग देने के बाद आएगा 8.5 गुणे 10 के पावर 5 कैलोरी। ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से क्या होती है, दूरी के समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है कि दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। आपको बता देना है कि जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीव्रता जो है, विकिरण की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो 15 डिग्री कोण से विचलित होती है। विचलन दिया हुआ है कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है कि आपतन कोण का मान दिया है कितना, आपतन कोण का मान दिया है 60। तो सबसे पहले परावर्तन कोण का मान निकालेंगे तो 60 - 15 यानी कि 45। आपतन कोण भी हो गया, परावर्तन कोण। तो कह रहा है कि बताइए कि अपवर्तनांक क्या होगा। तो साइन आई बटा साइन, तो साइन आई का मान कितना है तो 60 है, और साइन आर का मतलब कितना 45। तो √3/2 और ये 1/2, 1/√2। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3/2, 3/√2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बच्चों इसी के साथ जो होता है ये आपका 30 क्वेश्चन का सिलसिला समाप्त होता है जो आपके 2020 में पूछा गया था। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जब पूछा जाता है तो समय बहुत लगता है। तो आप लोग एग्जाम से पहले बहुत सारे आप लोग मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट लगा कर जाइए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।